जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। तो अभी आप सबको पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी 2 सितंबर 2025 को आएगी और एसएससी का कैलेंडर भी आ गया है। तो आपको तैयारी कैसे करनी है और मैंने भी कैसे तैयारी किया था और कैसे स्ट्रेटजी अपनाया था, तो आज इस बारे में आपको पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। और दिल्ली पुलिस में जो स्टूडेंट एकदम बिगनर है, फ्रेशर है, जिनको कुछ नहीं पता है, अगर ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि उनका 6 से 7 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और वो अच्छी तैयारी करके अपना पहली बार में ही सिलेक्शन ले सकते हैं मेरी तरह। देखिए, मेरा नाम अभिषेक कुमार पटेल है, मैं अभी दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मेरा भी सिलेक्शन पहली बार में भी फाइनल सिलेक्शन हो गया था। और इसमें मैं, देखिए, आपको कितने कितने सब्जेक्ट आते हैं और सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, हर चीज़ लिख के लेके आया हूँ। और कौन कौन से चैप्टर आते हैं हर सब्जेक्ट में, जैसे मैथ में कितने चैप्टर आते हैं, रीजनिंग में कितने चैप्टर आते हैं, जीएस में क्या क्या है और कंप्यूटर में क्या क्या है, और मॉक टेस्ट आपको कब से लगाना है, मॉक में कितना नंबर लेके चलना चाहिए, प्रीवियस ईयर कैसे लगाना है और कैसे कैसे फॉलो करना है, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, तैयारी कैसे कैसे करें। तो तैयारी करने से पहले आप सबको पता है कि सिलेबस पता रहना चाहिए। मान लीजिए कि जैसे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस दरोगा की या कांस्टेबल की या यूपीएसआई की, तो उसका सिलेबस आपको पता रहना चाहिए। तो दिल्ली पुलिस में अगर आप आना चाहते हैं तो आपको केवल 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। 4 सब्जेक्ट वो है, पहला है मैथ, दूसरा है रीजनिंग और तीसरा है कंप्यूटर, चौथा है जीएस। और चारों सब्जेक्ट में कैसे कैसे पढ़ना है और कितना कितना स्कोर करना चाहिए ताकि हमारा पहली बार में फाइनल सिलेक्शन हो जाए, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मैथ की। तो देखिए, हमारे मैथ में आते हैं दिल्ली पुलिस में मात्र 15 क्वेश्चन। और मैथ में आपको डरना नहीं है। और एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दूँ, अगर आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना है तो आपको मैथ में जहाँ तक है कि 14 से 15 क्वेश्चन करके चलना ही पड़ेगा और मैथ आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस में कंपटीशन ज़्यादा रहता है। और इसमें क्या है कि आपके चैप्टर भी कम है, केवल अर्थमेटिक पढ़ना है। एडवांस मैथ में केवल आपको मेंसुरेशन पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर है, आपको किस चैप्टर को कितना समय देना है, वो सब उसके बारे में बात करेंगे। और रीजनिंग आपके आते हैं 25 क्वेश्चन, जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और मेरे भी मैथ रीजनिंग में पूरे में पूरे स्कोर थे, इसीलिए एग्जाम भी अच्छा हुआ और निकल पाया। और रीजनिंग में कितने चैप्टर आते हैं, कैसे कहाँ से पढ़ना है, ये सब बात करेंगे आगे वीडियो में। तो इसके बाद आपका कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर 10 क्वेश्चन आता है और किसी चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और कंप्यूटर में कुछ टॉपिक फिक्स रहते हैं, जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल वगैरह मैं आगे लिखा हूँ, उसको दिखा के बता दूंगा। और वहाँ से आप कर लेंगे तो वहाँ से आपके जहाँ तक उम्मीद है कि 6-7 क्वेश्चन फंस जाते हैं। अगर आप पूरा नहीं पढ़ते हैं तो भी आपके 6-7 क्वेश्चन आराम से फंस जाएंगे। इसके बाद जीके, जीएस, जीके और करंट अफेयर्स, इसमें तो टोटल आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। 3 सब्जेक्ट मिला के 50 क्वेश्चन आते हैं और ये अकेले सब्जेक्ट जीएस ऐसा है और इसमें 50 क्वेश्चन आता है करंट अफेयर्स मिला के। तो इसको कैसे पढ़ना है और कहाँ से तैयारी करनी है, ये सब मैं बताऊंगा। और मैंने पहले कैसे तैयारी करना था, जीएस मैंने कहाँ से किया था, वो सब वीडियो बना दिया हूँ, तो आप पहले देखना चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। और जीएस में कितने सब्जेक्ट हैं, कैसे कैसे पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है और मॉक प्रीवियस ईयर कैसे कैसे लगाना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब पहले बात करते हैं मैथ की। तो सबसे पहले देख लीजिए मैथ का चैप्टर। मैथ में देखिए, यहीं आपके पास 17 चैप्टर हैं। एक आध दो चैप्टर अगर एसएससी एक्स्ट्रा पूछ देती है तो उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले है आपका परसेंटेज। परसेंटेज अगर आप देखिए मैथ शुरू करते हैं तो आपको शुरू करना है परसेंटेज से। परसेंटेज में सबसे पहले आपको कोशिश करना है कि परसेंटेज पूरा कंप्लीट करने के बाद ऐसे परसेंटेज से ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कभी कभी एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ जाता है। और इसके बाद अगर आप परसेंटेज पढ़ लेंगे तो ये क्या है कि अदर चैप्टरों को रिलेट करता है। जैसे परसेंटेज में आपको फ्रैक्शन वैल्यू 25% का मान क्या होगा, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, ये सब आ जाता है। तो परसेंटेज को आपको कोशिश करना है कि 10 से 15 दिन के अंदर आपको इसको चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। और जब आप चैप्टर किसी भी चैप्टर का कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस या चक्रवृद्धि ब्याज, किसी भी चैप्टर को जब कंप्लीट कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उसका साथ में नोट्स बनाते चलना है। और जब इसको, जैसे मान लीजिए आपका परसेंटेज कंप्लीट हो गया, तो जब चक्रवृद्धि ब्याज पे जाते हैं तो आप इसको मान लीजिए कि आपका नोट्स बना है, मान लीजिए कि 15 पेज में या 10 पेज में, मान लीजिए 10 पेज में। तो आप क्या करना है कि जब चक्रवृद्धि प्रॉफिट लॉस शुरू करना, तो इसको पिछले अपना ये दो पेज रिवीजन करते रहना, ताकि आपको पीछे का भूलना नहीं है, ताकि पीछे का भी चैप्टर रिवीजन होता रहे और आपको पता भी रहना चाहिए कि हम ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और हमारा क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। तो उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। इसके बाद बात करते हैं जैसे प्रॉफिट लॉस की। तो प्रॉफिट लॉस भी बड़ा चैप्टर है, इससे भी लगभग आपके 102 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 102 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं और इससे भी जैसे आप परसेंटेज जब पढ़ लेंगे तो प्रॉफिट लॉस उससे रिलेट करता है। और इसको ज़्यादा समय देना है, कम से कम 10 से 15 दिन इसको देना है। ये देखिए, दो तीन चैप्टर ऐसे हैं आपके जो बड़े
हैं 10-15 दिन जब आप जैसे ये मान लीजिए कि आप 25 या 30 दिन में दोनों चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा कि अदर चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें कम समय लगेगा, और इन दोनों को पढ़ने के बाद आपको थोड़ा-सा और आसानी समझनी होगी, दूसरे आसान समझ में आएगा दूसरे चैप्टर को। तो आप प्रॉफिट लॉस पढ़ के भी इसके फिर जैसे मान लीजिए जब परसेंटेज पढ़ लिए तो इधर रिवीजन कर रहे हैं परसेंटेज का, फिर प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं। इसके बाद जब आप चक्रवृद्धि ब्याज पे आते हैं, तो जब इसको पढ़ना शुरू करें तो ये पिछला दोनों रिवीजन करते रहना है। रिवीजन को आपको नहीं छोड़ना है, अगर आप रिवीजन को छोड़ देंगे तो फिर आपको मैथ में भूलने लगेंगे। देखिए जैसे अभी हम यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं और हमें छोड़े हुए बहुत दिन हो गया था, तो जब हमने क्वेश्चन लगाना शुरू किया तो हमें लग रहा था कि भूल रहे हैं, और टाइम भी बहुत लग रहा है, जैसे 2-2 डेढ़-डेढ़ मिनट लग जा रहा था। नहीं तो वैसे क्वेश्चन क्या है कि 40-50 सेकंड में आपको, तो जैसे मान लीजिए वहाँ पे 1.5 घंटा ही मिलेगा, तो आपको वहाँ तक केवल 40-50 सेकंड अगर एवरेज निकालेंगे, 1 मिनट मिल जाएगा, क्योंकि जीएस ज़्यादा आता है। तो स्पीड आपको अपनी बढ़ा के चलनी है। तो चक्रवृद्धि ब्याज से कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी मिल जाते हैं, कभी-कभी 2 आ जाते हैं, नहीं तो 1 तो रखते ही हैं, क्योंकि वो साधारण ब्याज से क्वेश्चन बहुत कम रखते हैं। अगर साधारण ब्याज से क्वेश्चन नहीं आता है, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पक्का ही मिलेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में वो फँसाने के लिए रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि लड़के थोड़ा-सा चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ने में हिचकिचाते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज को आपको इग्नोर करके नहीं चलना है, इसको भी पढ़ना है। और जब चक्रवृद्धि ब्याज मैंने पहले बताया कि जब इसको पढ़ रहे हैं तो इन दोनों चैप्टर को रिवीजन करना है। मैथ आप कितने घंटे पढ़ेंगे वो भी मैं बताऊँगा। और एवरेज से भी शायद हमारे में एक एक क्वेश्चन आया था। एवरेज का तो जैसे कभी-कभी आसान रख देते हैं, कभी-कभी कठिन भी रख देते हैं। तो एवरेज जब पढ़ लेंगे तो और चीज़ें भी आसान हो जाएँगी। और जब एवरेज आप पढ़ रहे हैं तो पिछला ये तीनों चैप्टर रिवीजन करके चलना है। रिवीजन पे मैं कह रहा हूँ बार-बार कि रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है, और मॉक के बारे में तो आगे बात करेंगे। तो इसको मान लीजिए कि आप 10 दिन में चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, और 10 दिन में जहाँ तक उम्मीद है कि चक्रवृद्धि ब्याज भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद 5वें नंबर पे आता है आपका वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। तो यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन पक्का मिलता है, 1 या 2 क्वेश्चन। टोटल जैसे 17 चैप्टर है, तो क्या करेंगे कि किसी शिफ्ट में तो 10 चैप्टर से उठा कर रख देंगे, किसी शिफ्ट में 12 चैप्टर से उठा कर रख देंगे। तो लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे इंपॉर्टेंट है, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, चक्रवृद्धि ब्याज, एवरेज, वर्क एंड टाइम, चाल, दूरी, समय। तो इन चैप्टरों से वो क्वेश्चन रखते ही रखते हैं। तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा, ताकि आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर हो सके। तो वर्क एंड टाइम को भी आप जैसे 10-12 दिन का समय दे सकते हैं। वर्क एंड टाइम पढ़ने से क्या होगा कि आपका पाइप एंड टंकी दोनों जैसे एक ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, बस मतलब उनका नाम दे दिया गया पाइप और टंकी, तो उसमें आप जब पढ़ेंगे तो उसमें बता दिया जाएगा। और वर्क एंड टाइम में क्या है कि जैसे कुछ टाइप तक क्वेश्चन फिक्स रहते हैं कि यहाँ से आएगा, तो इसको पढ़ लीजिए। और सबसे बोरिंग चैप्टर हमारा लगता है, हमें तो लगता है, चाल, दूरी, समय। इसमें मुझे थोड़ा सा कम समझ में आता है, फिर भी जैसे मेरा तो 15-15 स्कोर हुआ था, लेकिन क्या करें, मजबूरियाँ हैं, पढ़नी पड़ेंगी। तो मैंने इसको अच्छे से पढ़ा, और इसमें भी शायद एक क्वेश्चन आया था चाल दूरी का, ट्रेन वाली थी, तो उसको मैंने अच्छे से बना लिया। और थोड़ा सा सिंपल था मुझे लग रहा था, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस अच्छी कर ली थी। और जब मेरा दिल्ली पुलिस में, अरे उसमें एसएससी जीडी में सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ा। तो आपको इसके बाद इसको भी कम से कम 10 दिन में, 10 बड़ा चैप्टर है तो 10 दिन तो देना ही पड़ेगा। इसके बाद अनुपात समानुपात, ये तो आसान सिलेबस है, इसको आप 5-6 दिन में जहाँ तक उम्मीद है कि कवर कर लेंगे। और जब इसको कवर कर रहे हैं तो पीछे का रिवीजन करते चलना है। और ये नहीं कि परसेंटेज, अब मान लीजिए कुछ दिन हो गया तो परसेंटेज आप छोड़ दें, इसको ये नहीं करना कि परसेंटेज तो बहुत दिन हो गया अब इसको छोड़ देते हैं, और ये सब आगे बढ़ रहे हैं, हमें तो याद है। याद नहीं होता वो, आप जब बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो आपके दिमाग पर चढ़ जाएगा। एलसीएम एचसीएफ भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। हमारे में भी तो शायद 1-2 क्वेश्चन आया था, 1 क्वेश्चन के आसपास आया था। तो इसको भी कम से कम आप 7 से 8 दिन में कवर कर लीजिएगा। और इसके बाद सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण जिसे बोलते हैं। और सिंप्लीफिकेशन से भी आपको, जैसे पहले तो 2000, जब इसके पहले वैकेंसी आई थी 2020 में, तो इसमें तो शायद कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा दिया था, क्योंकि जब हम प्रीवियस ईयर लगा रहे थे तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा दिया था। अगर सरलीकरण थोड़ा सा आप पढ़ लेते हैं, कुछ टाइप तो होता है कि जैसे उसमें जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये सब वगैरह जैसे फार्मूला पे कुछ क्वेश्चन होते हैं, वो तो हो जाता है। लेकिन कभी कभी वो केवल बट्टे में करके 1/2 + 3/4 गुणा इतना, फिर भाग इतना, ऐसे ऐसे करके वो क्वेश्चन काफ़ी लंबा बना देते हैं। तो इसे भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जब सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन भी तेज हो जाएगा, और कैलकुलेशन भी आपको ध्यान देना है, मैं उसके बारे में बात करूँगा आगे। और सरलीकरण को मान लीजिए आप 2 से 3 दिन भी दे रहे हैं या 5 दिन दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें सिंप्लीफिकेशन में क्या है, जब आप अदर चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें तो कैलकुलेशन करना ही है, तो वहाँ से आपका ये कंप्लीट होता रहेगा धीरे धीरे। इसके बाद पाइप और टंकी, मैंने पहले बताया कि जब आप ये वर्क एंड टाइम पढ़ेंगे, कार्य और समय, तो यहाँ से आपका पाइप एंड टंकी भी कंप्लीट होता रहेगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। पाइप एंड टंकी को आप 5 से 6 दिन दे सकते हैं, और यहाँ से आराम से अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। और डिस्काउंट, इसके बाद पाइप एंड टंकी से भी क्वेश्चन आता है, ये ना सोचे कि नहीं आता। पाइप एंड
एंड टंकी या वर्क एंड टाइम से दोनों में से किसी न किसी चैप्टर से वो क्वेश्चन रखता ही रखता है। और डिस्काउंट से जैसे वही एक आध दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आ जाता है जहाँ तक उम्मीद है। और डिस्काउंट इसमें आपका ये परसेंट लाभ हानि में कवर हो जाता है, प्रॉफिट लॉस में। तो जब प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं तो उसके बाद हो सकता है यही चैप्टर पढ़ ले, क्योंकि मैंने इसे नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत है नहीं। फिर भी इससे भी एक आध दो क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा रिलेट करता है प्रॉफिट लॉस से। इसके बाद मिश्रण है आपका एलिगेशन। तो मिश्रण से भी कभी क्वेश्चन रख देते हैं, लेकिन इसमें कभी कभी सिंपल भी बना देते हैं और कभी कभी हार्ड भी बना देते हैं। तो मिश्रण भी लगभग आपका 5 से 7 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और डिस्काउंट तो दो या 3 दिन में कंप्लीट करा देते हैं, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद आपका साधारण ब्याज बात करते हैं। तो इस बार तो जैसे कम क्वेश्चन आया था, और साधारण ब्याज जो कम क्वेश्चन पूछते भी हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी किसी शिफ्ट में क्या है कि जैसे अदर चैप्टर का कठिन क्वेश्चन डाल देते हैं, तो वो साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन रख देते हैं, ताकि थोड़ा सा आपका उस चैप्टर थोड़ा सा सरल हो जाए। मतलब मैथ का जो क्वेश्चन आया है वो थोड़ा सा आसान लगने लगे। तो साधारण ब्याज को आप 5 से 6 दिन में कवर कर सकते हैं। और इसके बाद पार्टनरशिप आ जाता है, साझेदारी। यहाँ से इस बार से जैसे तो थोड़ा कम क्वेश्चन देखने को मिला था, लेकिन अगर उनके मन है तो इसमें से रखते हैं, नहीं मन है तो नहीं रखते। अगर रखते भी है तो एक क्वेश्चन के आसपास आ जाता है। और इसके बाद बात करते हैं कि नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और संख्या पद्धति, इसमें आपका वही डिजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक, और मल्टीपल वगैरह, इसमें 3 5 सब आ जाते हैं। और जब नंबर सिस्टम आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम आराम से लास्ट अंक का मल्टीप्लाई करके लास्ट अंक का ही देख के ऑप्शन लगा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास टाइम की कमी है, और यहाँ पे जैसे 53 गुणे 51 है, तो आप यहाँ से दो अंक का 2 अंकों में गुणा आप तो सीख लिए होंगे, नहीं सीखे हो तो आप उसको सीख लीजिए। 3 अंकों का जैसे मान लीजिए यहाँ 53 और यहाँ पे 52 एक है, तो इसको एक लाइन में कैसे गुणा करना है, चलिए मैं किसी शॉर्ट वीडियो में बना दूंगा, और इसको आप सीख लीजिए ताकि एक लाइन में पता चल जाए। यूनिट डिजिट जब आप पढ़ेंगे तो इसको ऐसे जैसे 3 एकम 3, तो लास्ट संख्या मान लीजिए कि आंसर है आपका 500 इतना, इसके बाद 503 है, 401 है, और आपका 69 एक है। तो आपको केवल यूनिट डिजिट देखना है कि पीछे का इकाई अंक आपका केवल ये 3 आ रहा है, तो आप डायरेक्ट मार के आंसर निकल जाएंगे। तो संख्या पद्धति भी आपको कम से कम, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, 8 9 दिन तो देने ही पड़ेंगे। और यहाँ से एक दो क्वेश्चन डिजिबिलिटी रूल या फिर इकाई अंक वहाँ से रख देते हैं। और नाम धारा थोड़ा सा कठिन चैप्टर लगता है, आसान भी है। इसमें कुछ टाइप तो आसान है, कुछ टाइप तो कठिन है, थोड़ा सा कम समझ में आता है लड़कों को। तो आप इसे इग्नोर ना करें, इसे भी पढ़ के चले, क्योंकि आपको कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, निकालना भी है। तो ये जैसे 4 5 दिन में तो कवर हो जाता है, और इसको कवर कर लीजिए। और इसके बाद आता है मेंसुरेशन। दिल्ली अरे एसएससी जीडी में हमारे साथ यही हुआ था। मैंने मेंसुरेशन को छोड़ के गया था, क्योंकि मैं सोचा कि मेरा एग्जाम निकल जाएगा और तैयारी ठीक ठाक है। लेकिन मेरे साथ यही हो गया कि मेंसुरेशन से वहाँ पे 2 क्वेश्चन आ गया, और 2 क्वेश्चन ऐसे आए थे। जब मैंने मेंसुरेशन पढ़ लिया, जब मैंने अपने शिफ्ट का जाके पेपर देखा, तो मुझे पता चला यार इतना आसान क्वेश्चन बता रहा हूँ कि केवल एक लाइन का आंसर था। उसमें फार्मूला था 1/2 और इंटू D1 और D2 का मान दिया था, मुझे पता नहीं था क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था। D1 D2 का मान दिया था, और उसका आंसर आ रहा था 21। और जैसे यहाँ पे शायद 6 था और यहाँ पे 7 था, तो ऐसे ही कुछ था। हाँ, 2 3 6 7 3 21 आंसर आ रहा था। मुझे आंसर आता लग याद है, क्योंकि क्वेश्चन आसान है। तो मेंसुरेशन आपको पढ़ के चलना है। मेंसुरेशन में 2D 3D दोनों आता है। अब इसको कम से कम आपको 10 15 दिन तो देने ही पड़ेंगे। और एक टीचर से अगर इसको नहीं समझ में आता है, तो आप 2 टीचर से भी इसको पढ़ सकते हैं। तो मैथ के बारे में मैंने हर चैप्टर बता दिया है, आप यहाँ से चैप्टर देख के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। और मैंने कितने चैप्टर आते हैं उसका मैथ का भी वीडियो बना दिया हूँ। और मेरे मैथ में अच्छे स्कोर थे, मतलब 15 थे। एसएससी जीडी में भी 20 थे, तो मैथ का ठीक ठाक है। और दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है, तो मैंने पहले बता दिया कि मैथ में आपको अच्छा करके ही चलना है। अब इसके बाद बात करते हैं मॉक टेस्ट की। तो देखिए, आप हर चैप्टर पढ़ लेते हैं, इसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप मान लीजिए हर चैप्टर पढ़ लिए, इसके बाद आपके क्वेश्चन तो बन जा रहे हैं, लेकिन आप कहेंगे कि भाई मेरा तो स्पीड ही नहीं है, मैं क्वेश्चन तो बना रहा हूँ मुझे, लेकिन 2 मिनट लग रहे हैं। तो वो जो स्पीड आपका कैसे बनेगा, जब आप हर चैप्टर पढ़ ले रहे हैं। जब आप मॉक टेस्ट देंगे, जब आप मॉक लगाएंगे, तो उसमें क्या है कि आपके पास टाइम चलता रहता है। मान लीजिए कि आप मिनी मॉक लगा रहे हैं, मिनी मॉक के बारे में बात करेंगे। मिनी मॉक में क्या होता है कि जैसे आपको 25 मिनट में दिल्ली पुलिस में 15 क्वेश्चन आता है, 15 क्वेश्चन मिल जाता है, या मान लीजिए 20 मिनट दे देते हैं, तो उसमें आपका 20 मिनट में आपको 15 क्वेश्चन करना है, और वहाँ पे टाइम चलता रहता है, और वो भी देखना है कि मेरा टाइम इतना है। तो आप जब मॉक लगा रहे हैं, तो पहले क्या करना है कि आसान क्वेश्चन लगाना है। मान लीजिए 15 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके केवल 10 मिनट में बन जाएंगे, अगर आपकी स्पीड कम है तब। मैं बता रहा हूँ कि मैंने तो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में 14 क्वेश्चन मात्र 9 मिनट में बना लिया था। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने प्रैक्टिस इतनी अच्छी कर रखी थी।
तो आपको मॉक लगा के चलना है और इसके बाद जब 8-9 क्वेश्चन वो बन जाते हैं तो इसके बाद देखना है कि आप कौन कौन से क्वेश्चन छोड़े हैं। तो वहाँ से इसके बाद उस क्वेश्चनों पे जाना है जो जिन पे आप उसमें मार्क फॉर रिव्यू कर रहे रहेंगे, उनको लगाना है और उसमें भी पहले वो लगाना है कि हाँ ये मैं पहले कर सकता हूँ जिसमें टाइम टेकिंग है, इसको छोड़ा था। तो जिसको पहले कर सकते हैं उसको करें। इसके बाद मिनी मॉक की बात करें तो मिनी मॉक में पहले बताया कि जैसे मान लीजिए 15 क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस में या एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए 20 मिनट या 25 मिनट ऐसे ही मिलता है। तो आप इसको अपना मिनी मॉक लगाते रहेंगे तो आपका केवल चैप्टर बाय, जैसे मान लीजिए आप तो अगर फुल मॉक लगा रहे हैं, फुल फुल मॉक लगा रहे हैं तो इसमें क्या है कि आपको टोटल 1 डेढ़ घंटे देना पड़ेगा, लेकिन मिनी मॉक में क्या है कि आपके पास 20-25 मिनट है तो आप इसे लगा के निकल जाइए आगे। और इसके बाद बात करें रिवीजन की, तो मैंने पहले बता दिया कि आप कितना भी पढ़ ले, बार बार आपको रिवीजन करना है। जब एक चैप्टर पढ़ ले, परसेंटेज पढ़ ले, लाभ हानि पढ़ने जाए, प्रॉफिट लॉस, तो उसे रिवीजन करते चलना है। ऐसे ऐसे लास्ट तक अपना रिवीजन नहीं छोड़ना है और साथ में नोट्स जरूर बनाना है। और बात करें प्रैक्टिस सेट की, तो प्रैक्टिस सेट आप प्रीवियस ईयर का लगा सकते हैं या फिर जैसे अंकित भाटी सर जब वो वैकेंसी आती है तो RWA पर आप जानते हैं कि प्रैक्टिस सेट चलाते हैं। कोई भी टीचर पढ़ाता है, जैसे राहुल तेवतिया सर पढ़ाते हैं, तो वहाँ से आप जाके प्रैक्टिस सेट पढ़ सकते हैं। और प्रीवियस ईयर तो मैंने पहले बता दिया कि प्रीवियस ईयर आपको लगाना ही है, इग्नोर नहीं करना है। तो चलिए मैंने मैथ का कंप्लीट बता दिया। और इसके बाद बात करते हैं, देखिए अब आते हैं रीजनिंग पे। और रीजनिंग में आते हैं टोटल आपके 25 क्वेश्चन। अगर आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो रीजनिंग में 25 में से 24 क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। मेरे तो 25 में से 25 थे। तो आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको क्या करना है, 2-3 चीज़ें ही करनी है। सबसे पहले आपको इसमें भी पूरा चैप्टर लिख लेना है कि हाँ इतने चैप्टर आते हैं, और चैप्टर आने के बाद उसका पूरा पहले आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है। और इसमें सबसे बड़ा खेल होता है आपका प्रैक्टिस का। जितने ज़्यादा आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका स्कोर आएगा। मैंने भी काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस कर रखा था क्योंकि मैं यूपी पुलिस की भी तैयारी कर रहा था। और मेरे यूपी पुलिस में मॉक में तो बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे। जैसे मैंने तो 200 250 को ऊपर मॉक में लेके आया है। 1-2 मॉक में नहीं, 3-3 मॉक में लगातार 240 250, वो तो मेरे लाइब्रेरी वाले लड़के जानते होंगे। तो रीजनिंग में मान लीजिए ये शायद इससे एनोलॉजी है, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है। और इसके बाद विषम संख्या, जैसे ओड वन आउट वन, उसमें रहता है ना कि 1 है, 3 है, 5 है, वैसे करके उसमें क्वेश्चन जब प्रीवियस ईयर देखेंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें से विषम संख्या कौन है, या फिर करके वो पूछते हैं। और कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और टोटल इसमें 17 चैप्टर आते हैं और मैंने ETC लिख दिया है, जैसे 1-2 क्वेश्चन कभी कभी वो एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं तो उसे कर ले। कोडिंग डिकोडिंग से कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग अच्छा मतलब रीजनिंग तो देखिए हर चैप्टर आसान है। रीजनिंग आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, और किस टीचर से पढ़ना है मैंने पहले वीडियो बना दिया, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं और मैंने कैसे तैयारी करी थी, अब वो बात करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, वहाँ से पढ़ लीजिए। नंबर सीरीज से, हाँ नंबर सीरीज क्या है कि इसमें कभी कभी 1 या कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसमें क्या है कि आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। कभी कभी क्या होता है कि हम नंबर सीरीज तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वहाँ पे एग्जामिनर कौन सा ट्रिक लगा के किया है वो आपको अगर पकड़ में आ जाता है तो अच्छा है, नहीं तो अगर नहीं पकड़ में आता तो कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन को आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि अगर आप अच्छी प्रैक्टिस की है तो आपको एक ही बार में आ जाएगा। और मिसिंग नंबर में जैसे खाली स्थान रहता है वहाँ से भरना रहता है। और मिसिंग नंबर में वो, या फिर जैसे 1, 3, 5 यहाँ पे खाली स्थान, ऐसे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे 9, तो ऐसे करके वो मिसिंग नंबर पूछते हैं कि यहाँ कौन सा क्वेश्चन नंबर आएगा। तो वो ऑप्शन दिया रहता है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं ब्लड रिलेशन, और इसे रक्त संबंध बोलते हैं। इस बार तो इसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछते वो पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे SSC का तो फेवरेट चैप्टर है और यहाँ से पूछना चाहिए, लेकिन हमारे शिफ्ट में नहीं आया था इस बार, तो कम कर दिए हैं। हो सकता है अगले साल से ये क्वेश्चन तो रखते ही रखते हैं, जैसे AB का पत्नी है वगैरह वगैरह करके हो जाता है। साइलोजिम से भी एक क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी नहीं आते। और वेन डायग्राम इस बार बात करें तो जैसे देखिए कि क्या है, नॉन वर्बल से ज़्यादा क्वेश्चन रख दिए थे। लगभग वो हमारे वाले में शिफ्ट में तो 10-11 क्वेश्चन आए थे। 10 से 11 क्वेश्चन आए थे, क्योंकि वो सोच रहे थे टाइम टेकिंग बनाने के लिए उसको रखे थे, क्योंकि उसमें फिगर काउंटिंग रहता है ना। जब फिगर काउंटिंग रहेगा तो आपको उसमें देखना रहता है, या फिर छिपी हुई आकृति वो देखना रहता है। और वेन डायग्राम हो गया। इसके बाद बात करते हैं डाइस एंड क्यूब। जैसे डाइस पासा से क्वेश्चन आ जाता है, घन और घनाभ वगैरह, तो लेकिन घन और घनाभ तो नहीं आता है। डाइस से पासा से तो एक क्वेश्चन आता ही है लगभग किसी किसी की शिफ्ट में। तो इस बार 3-3 क्वेश्चन पासा से आया था, तो पासा को भी आपको पढ़ के चलना है। और डायरेक्शन तो आपको पता है, दिशा, इसको भी पढ़ के चलना है। डायरेक्शन तो आसान सिलेबस है, आपको बस बोलेगा कि ये जो है पूर्व की ओर 25 मिनट जाता है, 25 मीटर जाता है, फिर दाएँ मुड़ता है, इसके बाद 10 मीटर जाता है, ऐसे। तो फिर शुरुआत से किस दिशा में,
है, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है। और काउंटिंग ऑफ फिगर मैंने पहले बताया था, काउंटिंग ऑफ फिगर जैसे मान लीजिए कि ये है और इसमें पूछ देगा कि कितने वर्ग है, और इसमें कभी कभी ऐसे एक्स्ट्रा जोड़ देता है ऐसे 8 बना के इसमें, तो ये वाला चीज़ें आप इसको पढ़ लेंगे, या फिर त्रिभुज वगैरह रहता है वो पढ़ लेंगे तो वहाँ से हो जाएगा। पेपर कट एंड फोल्ड, पेपर कटिंग और फोल्डिंग तो वही वाला है, इसमें पेपर कटिंग फोल्डिंग आप टीचर से पढ़ेंगे तो आ जाएगा। और कैलेंडर को भी इग्नोर करके नहीं चलना, क्या क्या है कि अभी एसएससी कैलेंडर को थोड़ा पूछना कम कर दिया है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि पढ़ लेना, कैलेंडर आसान सिलेबस है। कभी कभी तो बहुत आसान पूछ देता है, जैसे मान लीजिए कि पूछेगा आज रविवार है तो 56 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो कुछ नहीं करना, 7 से भाग देना, 7/56, 0 बच रहा है आपका शेषफल, तो रविवार ही होगा, तो ऐसे करके वो पूछ देते हैं कभी कभी आसान, नहीं तो उनको कठिन बनाना है तो फिर अपने तरीके से पूछते हैं। वर्ड अरेंजमेंट, तो कभी कभी वही वर्ड अरेंजमेंट लगाना पड़ता है कि जैसे मान लीजिए देश हो गया, इसके बाद राजधानी हो गया, इसके बाद जिला हो गया, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करके उसमें अरेंजमेंट करना रहता है, और उसमें ऑप्शन दिया रहता है कि पहले पे 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, तो ऐसे करके ये वाला आप पढ़ सकते हैं। और सिटिंग अरेंजमेंट तो 100% पक्का है कि 1 से 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सिटिंग अरेंजमेंट उसमें आपको बैठाना रहता है, जैसे मान लीजिए वो बोलेंगे एक वृत्त की ओर 6 आदमी बैठे हुए हैं और गोलाकार में उनकी मुंह केंद्र की ओर है, ऐसे करके उसमें 6 आदमी 8 आदमियों का वो पूछते हैं, तो वहाँ से इसको आपको कवर करके चलना है, और इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद मिरर एंड वाटर इमेज, ये आसान सिलेबस है, कुछ करना नहीं है। मिरर में केवल आपको नीचे पलट देना रहता है, और जैसे वाटर वाले में नीचे पलटना रहता है, और दर्पण वाले में साइड में, जैसे इधर है तो उधर, उसमें क्वेश्चन में दिया रहता है, बोला रहता है। तो ये यहाँ से जहाँ तक उम्मीद है कि ये क्वेश्चन पूछ देता है, अगर आप पढ़े हैं तो पता चल जाएगा। और अंतर्निहित आकृति की ही बात कर रहे थे, मान लीजिए इसमें ऐसे दिया रहता है, और इसमें पूछा रहता है कि और इसमें त्रिभुज दिया रहेगा ऐसे, तो पूछ लेगा कि जैसे मान लीजिए कि ये वाला चीज़ कहाँ बना है, उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, 3 में तो ये नहीं बना रहेगा, 1 में बना रहेगा, तो उसको आपको ढूंढना रहता है। टोटल इतने चैप्टर है, अगर वो एक आध 2 एक्स्ट्रा चैप्टर पूछ लेते हैं तो उसके बारे में नहीं बता सकते, तो आपको इसको कंप्लीट करके चलना है। और इसमें भी सबसे बड़ा इसमें बात करें तो केवल प्रैक्टिस सेट की बात है। अगर आप जितने ज़्यादा रीजनिंग में प्रैक्टिस करेंगे, चैप्टर केवल आपको एक बार पढ़ना है, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा स्कोर आएगा। अगर आपका मैथ अच्छा है तो आपका रीजनिंग मेरे हिसाब से अच्छा ही हो जाएगा। आपको मैथ मजबूत करना है, रीजनिंग अपने आप अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हमारा मैथ इतना अच्छा है तो मेरा रीजनिंग तो कर लूँगा, क्योंकि रीजनिंग बहुत आसान सिलेबस है। और इसमें ज़्यादातर कोशिश करना है आपको मिनी मॉक लगाने के लिए। मिनी मॉक जैसे इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, तो जहाँ तक उम्मीद है मेरे हिसाब से 25 मिनट ही देने चाहिए, क्योंकि आसान है, जल्दी आ जाता है, या फिर कहेंगे 30 मिनट दे देते हैं। तो मिनी मॉक आप जितने ज़्यादा लगाएंगे उतना अच्छा रहेगा। और नोट्स जब आप बना रहे हैं तो नोट्स के साथ पीछे से रिवीजन करके चलना है। और नोट्स मैंने तो पहले बता दिया कि नोट्स आपको जरूर बनाना है, नोट्स नहीं है तो आप रिवीजन क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम आपका जब पास आ गया तो आपको रिवीजन तो करना है, तो आप जब नोट्स बना रहेंगे या फिर जो चैप्टर में डाउट रहेगा वहाँ से आप रिवीजन करके चल जाएंगे। और प्रीवियस ईयर के मैंने पहले बताया कि प्रीवियस ईयर आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कहाँ से आता है, कैसे आता है। और जब आप चैप्टर पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि मुझसे प्रीवियस ईयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो आपको ये सब देख के चलना है। और रिवीजन पे इस पर मेन ज़्यादा ध्यान देना है, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस सेट। और फुल मॉक में तो आपको पता ही है कि फुल मॉक तो टोटल आपका 100 क्वेश्चन आता है, तो 100 क्वेश्चन में उसमें 25 क्वेश्चन रहते हैं। तो जब आप मॉक लगा रहे हैं तो देखिए, मैं तो मॉक जब लगाता था तो पहले रीजनिंग करता था, रीजनिंग के बाद मैं कोशिश करता था मैथ करने के लिए। अगर मैथ नहीं करता था तो पहले जीएस कर लेता था, जीएस के बाद कंप्यूटर के बाद मैथ। क्या है कि मेरा 3 सब्जेक्ट जब क्लियर हो गया तो मैथ में मेरे पास जितना टाइम है उतना कर लेता था। और मैथ में पहले क्वेश्चन आपको पहले बताया कि वही क्वेश्चन करना है जो आसान आपको लगे, कि मैं एक ही बार में कर सकता हूँ। जो क्वेश्चन आपको आता है वो मात्र बता रहा हूँ गारंटी से कि 25 से 30 सेकेंड में आपके वो क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। तो आप जब फुल मॉक लगा रहे हैं तो कोशिश करें कि पहले रीजनिंग को करें। तो रीजनिंग में इतने चैप्टर आते हैं, मैंने कंप्लीट करा दिया, आप यहाँ से लिख सकते हैं। और कोई चैप्टर एक आध 2 चैप्टर एक्स्ट्रा एसएससी ऐड कर देता है तो बात अलग है। तो आपको इसके बारे में पूरा कंप्लीट हो गया होगा। अब इसके बाद आते हैं जीएस पे, कंप्यूटर पे बात करेंगे पहले, इसके बाद जीएस पे बात करेंगे। कंप्यूटर देखिए छोटा सिलेबस है, मात्र आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस में इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि हर क्वेश्चन की वैल्यू है और हर सब्जेक्ट की वैल्यू है, क्योंकि 10 क्वेश्चन आते हैं तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और इसमें तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैंने वही बताया है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से है ये आप देख के लिख लीजिए,
और अभी आप लोग जैसे पूछ रहे थे कि भाई अभी से कंप्यूटर पढ़ के चले कि बाद में पढ़े, तो मैं तो कहूँगा कि देखिए अब वैकेंसी आ गई है। कंप्यूटर मान लीजिए आपको 2 महीने में केवल कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ तक उम्मीद है मेरे हिसाब से 2 महीने में अगर आप अच्छे से पूरा कवर करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो वैसे आप जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे केवल तो 1 से 1.5 महीने में कवर कर सकते हैं टोटल। तो जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल है, शॉर्टकट की जो ABCD होती है, ईमेल है, इंटरनेट सर्च और वेबसाइट, यही चीज़ें इसमें मेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मुझे जहाँ तक उम्मीद है इतने से ही केवल आपके 8 क्वेश्चन आ जाएंगे जहाँ तक उम्मीद है। तो आप यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन तो फंस ही जाते हैं, कभी कभी वो अदर रख देते हैं, अभी तक तो ऐसे ही आया है। और अगर वो एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो नहीं बता सकते। MS वर्ल्ड को जैसे आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो RWA पर शिवम सर कंप्यूटर पूरा फ्री पढ़ा रखे हैं, वहाँ से पढ़ लीजिए। MS वर्ल्ड को आप कम से कम 10 से 15 दिन देंगे तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। MS एक्सेल भी आपको 10 से 15 दिन। MS वर्ल्ड, MS एक्सेल मेन चीज़ ये है। इसके बाद आपका शॉर्टकट की, ईमेल से क्वेश्चन रखते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है तो आ जाता है, नहीं तो नहीं रखते। लेकिन MS वर्ल्ड, MS एक्सेल और शॉर्टकट की, यहाँ से तीनों से 100% क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये चीज़ें आपको कंप्यूटर में कंप्लीट करके चलनी है। और इंटरनेट और सर्च, ये वेबसाइट वगैरह मैंने पहले बता दी है। और इसमें एक चीज़ आपको और करना है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, PYQ, प्रीवियस ईयर देखते रहना है कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कहाँ से आता है और आपको बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और मॉक टेस्ट भी इसमें भी लगाना है, और इसमें कोशिश करना है कि मिनी मॉक लगाने के लिए। मिनी मॉक में क्या है कि आपके पास जैसे 10 क्वेश्चन है तो आपको 7-8 मिनट काफ़ी है कंप्यूटर के लिए। और कंप्यूटर के में अगर आप 7-8 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सिलेक्शन आपका हो जाएगा। क्योंकि मैथ है और रीजनिंग में आप पूरा स्कोर कर सकते हैं, तो वहाँ से आप इसको कंप्यूटर को अगर थोड़ा कम स्कोर रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। कम से कम जैसे मान लीजिए कि कभी 6 स्कोर हो जाता है कंप्यूटर में, कभी कभी उठपटांग पूछ देते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। नहीं तो ये तो चैप्टर फिक्स है, यहाँ से आ जाते हैं। और कंप्यूटर के लिए मैंने पहले बताया कि शिवम सर से पढ़ सकते हैं, मैथ वगैरह का मैंने पहले वीडियो बना दिया है। और इसके बाद आते हैं, अब आता है अपना पूरा ब्रह्मांड GS। अब इसमें पूरा SSC में दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन के लिए GS का खेल है। क्योंकि अगर मैथ रीजनिंग में हम अगर 40 नंबर मान लीजिए लेके आ जाते हैं तो GS में कम से कम आपको 25 क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। मान लीजिए 25 इसमें कर लिए और 7 क्वेश्चन उसमें कर लिए, फिर भी आपका ये टोटल 72 ही नंबर बैठ रहा है। लेकिन अभी तक देखिए पिछला रिकॉर्ड तो जैसे मान लीजिए 2020 में भी शायद 70 या 71 के आसपास जनरल की कट ऑफ गई थी। और इस बार दिल्ली पुलिस का कट ऑफ फिजिकल जल्दी होने के कारण, अब जो भी मान लीजिए फिजिकल जल्दी हो गया या फिर किस्मत अच्छी थी कुछ भी, तो फाइनल कट ऑफ जनरल की 68 गई थी और OBC की 67 पॉइंट कुछ गई थी। तो अभी तक तो 70 के आसपास ही कट ऑफ रहा है। अगर मेरे हिसाब से तो अगर मान लीजिए इन दोनों में 40 स्कोर हो गया और इसमें 25 हो गया और इसमें 7 हो गया तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाना चाहिए। और इस बार भी जैसे फिजिकल हो सकता है जल्दी हो जाए, क्योंकि 2 सितंबर को वैकेंसी है, नवंबर दिसंबर में एग्जाम है। और हो सकता है कि इस साल की तरह ही प्रोसेस वो जल्दी करा दे, तो आपको फिजिकल की भी तैयारी करके चलनी है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं कि GK में आपको पढ़ाई कैसे करनी है और कौन कौन से चैप्टर सब्जेक्ट हैं जो इसमें आ जाते हैं। क्योंकि GS में आपके अपने आप में ब्रह्मांड सिलेबस है, आप कितना भी पढ़ ले GS कंप्लीट कभी नहीं होगा। और इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ के चलनी है ज़्यादा, जहाँ से क्वेश्चन आता है। मान लीजिए आप एकदम फ्रेशर है तो कैसे पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका स्टैटिक GK। यहाँ से कभी कभी 12 को क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 15, कभी कभी तो वो अगर एग्जामिनर के ऊपर है, कभी कभी 16-17 ऐसे भी क्वेश्चन रख देते हैं। और इसके बाद पॉलिटी है, पॉलिटी से भी कम से कम आपके 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। हिस्ट्री से कम आपके वहीं 8 से 9 क्वेश्चन आ जाते हैं। साइंस के वो 7 से 8 क्वेश्चन रख देते हैं। ज्योग्राफी के वहीं 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। और करंट अफेयर्स तो कभी कभी खेला कर देते हैं, कभी कभी 10 क्वेश्चन रख देंगे, कभी कभी 5-4। मेरे में तो शायद 3 क्वेश्चन आया था, 3 या 4, वो बड़ी उठपटांग रखे थे। और इकोनॉमिक्स से भी 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इतने चैप्टर हैं आपके इसमें GK में। तो आपको कैसे कैसे कहाँ से पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। तो और स्टैटिक GK के इम्पोर्टेंट, मैंने तो केवल अभी स्टैटिक GK का लिंक लेके आया है। अगर आप रिस्पॉन्स अच्छा देते हैं, आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप बताइएगा। मैं जैसे पॉलिटी के, हिस्ट्री के, साइंस के कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कैसे कैसे जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है, संभावनाएं रहती हैं, तो वहाँ से हो सकता है कि मैं दूसरे वीडियो में किसी में समझा दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो स्टैटिक GK के लिए आपको 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। और स्टैटिक GK के लिए मैं बता रहा हूँ कि नवीन शर्मा सर से आप पढ़ सकते हैं RWA पे। वहाँ पे वो पूरा फ्री में पढ़ा रखे हैं चैन बैच में। और उनका अभी जैसे फाउंडेशन बैच आया है, मैंने तो देखा नहीं शायद वो पढ़ाएंगे कि नहीं। अगर वहाँ से इसमें फाउंडेशन में बैच में पढ़ाते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। और उनका बुक आता है 100 रुपये का, तो 10 तारीख को अभी ऑफर आने वाला होगा, तो वहाँ से आप वो खरीद सकते हैं। वो भी बहुत अच्छी बुक है। और उसे आप अगर जैसे मान लीजिए कि अपना नोट्स अगर बना ले रहे हैं तो ठीक है, अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो उस केवल बुक को पढ़ लेंगे
तो भी आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, तो आपके कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो स्टैटिक जीके में सही होने चाहिए, क्योंकि स्टैटिक जीके काफ़ी रखते हैं। और स्टैटिक जीके में कैसे कैसे है चैप्टर, मैं स्टैटिक जीके का पहले ही बता दे रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें नित्य तो पक्का है कि वो जैसे 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन तो 100% पूछेंगे ही पूछेंगे। इसके बाद खेल आ जाता है आपका, खेल में ज़्यादातर वो इस समय क्रिकेट रख रहे हैं, तो क्रिकेट को आपको ज़्यादातर देख के चलना है। क्रिकेट में जैसे आप जब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो वहाँ से भी कवर हो जाएगा। और क्रिकेट में तो कभी कभी अजीब पूछ देते हैं कि वो जब भारत पहला विश्व कप जीता था तब किस तारीख को हुआ था फाइनल मैच, तो ऐसे ऐसे कभी कभी उटपटांग रख देता है एसएससी। और लेखक और पुस्तक, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेखक और पुस्तक हमारे वाले में तो 2 से 3 क्वेश्चन आया था हमारे शिफ्ट में, तो लेखक और पुस्तक को पढ़ के चलना है। और उसमें इंपॉर्टेंट कौन है वो उनके बुक में दिया है, या फिर जब आप टीचर से पढ़ेंगे तो वहाँ से भी पता चल जाएगा। और इसके बाद भारत में कौन प्रथम है, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का प्रथम, ऐसे ऐसे करके गृह मंत्री या फिर शिक्षा मंत्री, तो वो मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो पूछेगा नहीं इतना आसान, जैसे शिक्षा मंत्री वगैरह ये सब करके पूछ देता है, तो इसे आपको पढ़ के चलना है। इसके बाद आपका आता है महत्वपूर्ण दिवस। तो दिवस में तो उस समय तो आसान तो रख नहीं रहे हैं, बड़ा उटपटांग रखते हैं। सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, ऐसे करके ये नहीं पूछेंगे कि जल दिवस कब मनाया जाता है, खेल दिवस कब मनाया जाता है। उटपटांग पूछेंगे डाक दिवस कब मनाया जाता है, ऐसे पूछते हैं ताकि लड़के को पता ही ना हो। और संगठन के बारे में कि कौन संगठन कैसे, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ के चलनी है। और इसमें आता है इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है मेले। कौन सा मेला कहाँ लगता है, जैसे गंगा सागर मेला कहाँ लगता है, किस राज्य का, ये मेले आपको पढ़ के चलना है। यहाँ से भी स्टैटिक जीके में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और त्यौहार भी तो इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके में। यही 2-3 चीज़ें, जैसे ये नृत्य मैंने बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद मेले, त्यौहार, और इसके बाद पुरस्कार, जैसे कौन सा पुरस्कार किसको मिला है। जैसे अब जो नृत्य जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, ऐसे करके वो पुरस्कार पूछते हैं। या फिर दूसरा कोई पुरस्कार रहेगा, जैसे किसी राज्य का रहता है, वो उसे पूछ सकते हैं। और महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी हुई है, जैसे वो तो हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें से भी कुछ रिलेट कर देते हैं, कभी को वो उसे पूछ लेते हैं, तो स्टैटिक जीके वगैरह में भी आ जाता है। और उपकरण के बारे में भी पढ़ लेना है। और आपको पड़ोसी देश तो वो पूछते ही पूछते हैं, 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। और पड़ोसी देश के बारे में मैंने पहले बताया था कि जैसे मान लीजिए आप 2 महीने का आता है सिलेबस आपका, मात्र खान सर का आपका मात्र 2 महीने का सिलेबस आता है। वो जब वो पढ़ाते हैं इंडियन मैप पढ़ाते हैं, तो उसमें साफ साफ बताते हैं कि ऐसे पड़ोसी देश वगैरह सब पढ़ाते हैं। या फिर वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे तो वो पता चल जाएगा। नहीं तो इंडियन मैप पढ़ाएंगे तो उसमें पूरे वो अपने स्टेट का, जैसे 28 राज्य का और केंद्र शासित प्रदेशों का पूरा, उसमें वो पूरा एक एक राज्य का 2 से 3 दिन में कंप्लीट करा देते हैं। लगभग वो 2 महीने में, 2-2.5 महीने में कंप्लीट करा देते हैं। तो वो पढ़ लेंगे तो आपको उसमें कंप्लीट हो जाएगा। और उसमें स्टैटिक जीके वगैरह भी कंप्लीट करा देते हैं। तो अगर उनका बैच लेके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पे डालेंगे प्लेलिस्ट बाई खान सर वो इंडियन मैप, तो वहाँ से आ जाएगा, वो पढ़ लीजिए। और योजनाएं से पक्का है कि 102 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो आप योजनाएं भी पढ़ सकते हैं। बाकी स्टैटिक जीके में इतने चैप्टर है। और अदर तो जैसे आप सब्जेक्ट वाइज में आ जाता है, और वहाँ से पढ़ सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं पॉलिटी की। तो ये आपका टोटल ये 7 चैप्टर, मतलब 7 सब्जेक्ट आते हैं जीएस में। तो पॉलिटी आपको कम से कम अच्छे से पढ़ के चलना है। और इसमें तो कुछ चीज़ें फिक्स रहती हैं। अब तो क्या करने लगा है, जैसे कि पूछने लगा कि आर्टिकल 50 में क्या है, 51 में क्या है। और मैं बता दूं कि 1 से कम 60 तक या 61 तक, महाभियोग तक, इसमें आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक ज़्यादा क्वेश्चन आता है। वो डायरेक्ट पूछ लेगा कि आर्टिकल 21 में क्या है, आर्टिकल 29 में क्या है, आर्टिकल 40 में क्या है। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। और संविधान के स्रोत, जैसे मान लीजिए कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, या मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, जब आप प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे तो वहाँ से समझ में आ जाएगा। और पॉलिटिकली मैंने पहले बताया था, खान सर से भी पढ़ सकते हैं। और शायद फाउंडेशन बैच में नवीन सर पढ़ा रहे हैं तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। और खान सर का बुक लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। अगर आपको कहीं से पढ़ रहे हैं तो वहाँ से पढ़ते रहिए। टीचर सभी टीचर अच्छे होते हैं, आप जहाँ से भी पढ़ना चाहे तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। और 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं पॉलिटी के। अब इसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री की। और हिस्ट्री से जहाँ तक उम्मीद है कि आपके 7 से 8 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। और हिस्ट्री में कुछ चीज़ें आपको इग्नोर करके चलना है। देखो जीएस में पहले बता दूं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। क्या नहीं पढ़ना है ये पता रहना चाहिए। तो पढ़ना तो सब कुछ है, क्या नहीं पढ़ना है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, तो ये चीज़ें आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। तो हिस्ट्री में आप खान सर से भी पढ़ सकते हैं, या फिर नवीन सर से भी पढ़ सकते हैं। तो आप दोनों टीचर को फॉलो कर सकते हैं, या फिर कहीं से पढ़ रहे हैं या बुक वगैरह लिए हैं तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और हिस्ट्री में 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ से आप उसको अच्छे से पढ़ें, ये इग्नोर ना करें। अब इसके बाद बात करते हैं
साइंस की। तो साइंस से भी आपको तीनों सब्जेक्ट आता है, आपको पता है। फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायो आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आ जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आता है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि बायो से आपको ज़्यादा क्वेश्चन रखते हैं, लेकिन इस बार तो जैसे कंप्यूटर और फिजिक्स वो क्वेश्चन ज़्यादा रख रहे थे, क्योंकि उनको पता हो गया था कि लड़के क्या कर रहे हैं, बायो ज़्यादा पढ़ के आ रहा है, ज़्यादा बायो ज़्यादा पढ़ के आ रहे हैं, तो क्या करते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री से क्वेश्चन रख देते हैं ताकि आपका पेपर जो है टफ हो जाए। तो इसीलिए उसको आप बायो ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री। तो आपको जैसे मैं तो क्या किया था कि मैंने हाई स्कूल में पढ़ रखा था, और वो क्योंकि जब हम हाई स्कूल में जाते थे थोड़ा सा डर लगने लगता था कि इस बार तो सेंटर जाएगा और एग्ज़ाम देना है, कैसे कैसे पास करनी है, कहीं यहाँ फेल ना हो जाए, तो थोड़ा सा डर रहता। तो वहाँ से अच्छे से पढ़े थे, वहाँ से कवर हो गया था। और इसके बाद बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में देखिए मैंने तो खान सर से ही पढ़ रखी थी जब इंडियन मैप वर्ल्ड में, तो ज्योग्राफी मुझे उतना पढ़ने की जरूरत नहीं हुई। तो आप किसी भी टीचर से अगर पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ज्योग्राफी में आपके कंप्लीट हो गया होगा। और जैसे ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, मैंने पहले बताया कि 5 से 6 क्वेश्चन है या 7 क्वेश्चन कभी कभी। और जब आप इंडियन मैप वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे तो वहाँ से खान सर कवर करा देते हैं, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, या फिर किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो देखिए करंट अफेयर्स इस बार तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया, किसी किसी शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन आया। और जब पिछली बार एग्जाम हुआ था तो उसमें तो क्या कहिए, वो 15 से 20 क्वेश्चन केवल करंट अफेयर्स के रख दिए एक शिफ्ट में। तो लड़कों के साथ थोड़ा सा यही गलत हो गया था कि करंट अफेयर्स कभी ज़्यादा पूछ देते हैं, कभी कम पूछ देते हैं। लेकिन उनके साथ जैसे कुछ जो लड़के शुरू में करते हैं, जिनका पेपर रहता है, मान लीजिए कि 20 तारीख से पेपर स्टार्ट है, तो जिनका शुरू में पड़ गया उनके साथ थोड़ा सा गलत हो जाता है। और जिनका लास्ट में एग्जाम है तो वो आराम से अच्छे से करंट अफेयर्स फिर रिवीजन करके चले जाते हैं। लेकिन आप ये ना डरे कि आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, वो तो नॉर्मलाइजेशन में जब आपका होगा तो उनके बराबर वो स्कोर आपका पहुंचा देते हैं। तो उसके लिए आप डरना नहीं, टेंशन मत लेना कि हमारा तो शुरू में पड़ जाएगा तो ऐसे होगा वैसे होगा। वो तो जब नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो वहाँ से आपका पूरा हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स भी देखिए, इकोनॉमिक्स में क्या करना है, आपको क्या नहीं पढ़ना है ये आपको देख के चलना है। मैं पहले बता रहा हूँ कि जीएस में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक्स में कुछ चीज़ें फिक्स है, जैसे जनसंख्या है, पंचवर्षीय योजना है, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन, जीडीपी है, यहीं से वो ज़्यादातर क्वेश्चन रखते हैं। तो इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ेंगे तो या फिर जब प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो वहाँ से आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन आता है और यहाँ से नहीं आता है। तो जो और इकोनॉमिक को अगर इग्नोर भी करते हैं तो पूरा मत इग्नोर करिएगा। कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है मैंने पहले बताया, जनसंख्या, पंचवर्षीय योजना। एक बार तो एसएससीजीडी में ऐसा हुआ था कि हर शिफ्ट में पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन रख रहे थे। तो इकोनॉमी भी आपको अच्छे से पढ़ के चलना है, और जैसे इंपॉर्टेंट जो है वो पढ़ के चलना है। बाकी मैंने हर चैप्टर बता दिया, और मैथ, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर वगैरह बता दिया। और इसके बाद जैसे बात करें और मॉक टेस्ट की, तो जब आपका हर चीज़ कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक ही काम करना है, केवल मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन। यही 2 चीज़ें आपको करना है। जब मान लीजिए कि अभी ये चीज़ें आपके पास टोटल कितने महीने बचे हैं, अभी तो ये दिसंबर बीतने वाला है, और इसके बाद आपका 2 सितंबर को फॉर्म आएगा। 10 से 11 महीने आपके पास है। अगर आप 10 से 11 महीने अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका 100% फाइनल सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और बाकी मैंने हर चीज़ बता दिया है, मॉक टेस्ट वगैरह बता दिया। और मॉक टेस्ट आप जहाँ से भी लगा रहे हैं तो वहाँ से लगाइए, नहीं तो अंकित भाटी सर देते हैं वहाँ से लगाइए। और जहाँ से भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसे मैंने स्ट्रेटेजी बताया वैसे भी अपना फॉलो कर सकते हैं। अगर कहीं से बैच वॉच लिए हैं तो वहाँ से पढ़ते रहिए, नहीं तो यूट्यूब से अगर पढ़ना चाहे तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। मैंने फ्री में कैसे पढ़ना है पहले भी वीडियो बता दिया हूँ। या फिर किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो उसको फॉलो करते रहिए। और कुछ भाई पूछते हैं कि भाई मान लीजिए मेरा फिजिकल कमज़ोर है तो क्या करें, अभी से करें कि रहने दें। देखो, तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपका फिजिकल कमज़ोर है तो आप अभी से ना करें, वो बाद में जब जैसे अप्रैल मई के बाद भी करेंगे तो वहाँ से हो जाएगा। बाकी मैंने मैथ, रीजनिंग, हर जीएस और कंप्यूटर हर चीज़ बता दिया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, अगर आप एक लाइक कर देते हो तो ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आ गया तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, इसमें मेहनत बहुत होती है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।